हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, एकदम मस्त। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कि कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव कैसे करना है और उसका डेरिवेटिव बताता क्या है। तो मैथमेटिकल टूल में हम 3 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, 3 टॉपिक पहले हम कर चुके हैं। हाउ टू स्टडी ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो हम ये 3 टॉपिक कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में 4th टॉपिक है हमारे पास, डेरिवेटिव फंक्शन कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है। तो नया टॉपिक है आपके लिए, तो इसलिए जो है इस टॉपिक के अंदर बच्चे थोड़ी सी मुश्किल महसूस करते हैं, बट मेरी मान ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। नाम इसका थोड़ा सा नया और आप पहली बार जो है इसको फेस कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। इसको हम पढ़ेंगे आराम से और आप देखेंगे कि बहुत ही आसान टॉपिक है, एक फॉर्मूले के ऊपर चलेगा। तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन होता क्या है। तो हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो डेरिवेटिव फंक्शन होता क्या है, देखिए, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज द instantaneous rate of a variable, say y, with respect to another variable x। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि ये क्या बताएगा हमें, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x। तो ये इंस्टेंटेनियस क्या होती है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, वो मूव कर रही है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले 10 सेकंड में उनकी वेलोसिटी बतानी है आपको, कि शुरू से लेकर आपको जो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे उसकी। आप देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में कितनी थी, 1 से 2 के बीच में कितनी थी, 2 से 3 के बीच में कितनी थी। फाइनली आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। बट अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं ये पूछूं कि जब 5वां सेकंड है, 5 सेकंड हो गए, 5th सेकंड के ऊपर आपको बतानी है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, या फिर 6th सेकंड के ऊपर आपको बतानी है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, मींस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि उस समय, यानी 6 सेकंड में हमने पूछा, मींस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी क्या वेलोसिटी है। तो ये हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव फंक्शन इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा किसी वेरिएबल y की विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो एक तो ये है। दूसरी बात हमें क्या मिलती है इससे, जो ये हमें बताता है, देखिए इसको थोड़ा सा इजीली अगर मैं करवाऊं तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें देखिए क्या कहता है, ये डेरिवेटिव फंक्शन क्या बताएगा, इट टेल्स अस द स्लोप ऑफ अ फंक्शन, द स्लोप ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन है उसका स्लोप देगा ये, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसको भी हम समझेंगे। डेफिनेशन हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो दोनों डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो सेकंड में कहता है इट टेल्स अस द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन के स्लोप को जो है किससे पता लगाएंगे, हम डेरिवेटिव फंक्शन से पता लगाएंगे। अगर कोई पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर, किसी कर्व के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें ये कह दिया जाए कि आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपकी डेरिवेशन की जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, डिफरेंशिएशन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो लास्ट में आप महसूस करेंगे कि आप डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो अब देखिए, ये तो डेफिनेशन थी, अगर समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग पे जो है जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको समझ में आ जाएगी, हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये y कोऑर्डिनेट, ये x, ठीक है।
तो मैं आपको एक लाइन दे दूं इस टाइप के, मैंने एक लाइन दे दी स्ट्रेट लाइन, और मैं कहूं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालिए, इसलिए फाइंड आउट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन का स्लोप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लोप इसका? मान लीजिए यहाँ पर हम कोई 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने ये चूज कर लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये चूज कर लिया। अब देखिए इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर भी करेंगे। इस पॉइंट से भी हम ऐसा ही करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर। इसको हम कह देते हैं y1, इसको कह देते हैं स्टूडेंट्स y2। सिमिलरली इसको x1 और इसको x2। अब देखिए इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको हम नेम कर देते हैं a b c। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए जो ये एंगल है, इस एंगल को हम कह देते हैं कि कौन सा एंगल है? थीटा। कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? थीटा। तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये भी थीटा है। तो अब देखिए आप स्लोप कैसे निकालते थे? इसका स्लोप कैसे निकालते थे? टेंजेंट थीटा से डिनोट करते हैं। टेंजेंट थीटा, स्लोप को किससे डिनोट किया था हमने? टेंजेंट थीटा से, और अल्फाबेट लिया था स्मॉल m। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टेंजेंट थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर क्या है? CB, बिल्कुल सही बात है। बेस क्या है? AB, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए हमें ये दूरी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक की। तो देखिए यहाँ पर क्या है? y2, यहाँ पर क्या है? y1। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1। सिमिलरली अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए मेरे को, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया y2 माइनस y1, और ये है x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आपने कहा कि सर इसका स्लोप तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 आ गया। बिल्कुल सही बात है, इतना स्लोप आ गया इसका। तो अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस कहां हुई? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन कहां आई? अगर मैं आपको कह दूं कि स्ट्रेट लाइन ना है, नहीं है, और आपको एक कर्व दे दूं, मैं कोई कर्व दे दूं, और मैं कहूं कि उस कर्व के ऊपर आपको क्या निकालना है? उस कर्व का स्लोप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है ना, जो कांस्टेंट है, तो एक बात नोट कीजिएगा कि जो स्ट्रेट लाइन है उसमें ये वैल्यू क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। ये कांस्टेंट है, इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? स्ट्रेट लाइन है इसीलिए। तो अब देखिए अगर हम कह दें कि एक कर्व है मेरे पास, इस टाइप से, देखिए ये O है, ओरिजिन इसका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर मैं कह दूं आपको कि इस टाइप से कर्व है बच्चों, तो अब देखिए इस कर्व का आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप तो कांस्टेंट था, चेंज नहीं हो रहा था, बट इसका स्लोप स्टूडेंट्स चेंज हो रहा है। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, स्लोप जो है इसका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अब इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो ये जो स्लोप फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प कौन करता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारी हेल्प करता है किसी भी कर्व के स्लोप को फाइंड आउट करने में। तो अब देखिए यहां पर भी हम स्लोप तो फाइंड आउट कर लेंगे, बट अगर मैं ये कह दूं आपको कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, मान लो ये पॉइंट मैंने दे दिया, मैंने कहा इस एक पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड आउट करूं, तो थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 2 पॉइंट थे, आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंसेस को, बट अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे? मुश्किल है थोड़ा सा। एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने दे दिया कि ये पॉइंट है, मान लो इसको हम क्यू कह लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस क्यू पॉइंट के ऊपर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हमें इसी चीज में हेल्प करता है। तो जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या देता है? स्लोप देता है, स्लोप की वैल्यू देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन के लिए। कोई फंक्शन है हमारे पास, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप की वैल्यू कहां से मिलेगी? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन से मिलेगी। तो ये बात हम करेंगे भी, इंटरप्रिटेशन, हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको प्रूव करवाऊंगा ये बात कि वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या देता है? हमारे पास स्लोप की वैल्यू देता है। तो शायद अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन में हमने कहा था कि टेल्स अस द स्लोप ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो इस एक्शन को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन क्या क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन इज द एक्शन, ये एक्शन है, मीन्स वो प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो इस प्रक्रिया को आप कह सकते हैं, इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो एक एक्शन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को फाइंड आउट करने का, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अब देखिए इसकी नोटेशन क्या है, जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है उसकी नोटेशन क्या है। हम इसको देखिए तीन टाइप से नोटेशन दी गई है इसकी। एक तो है स्टूडेंट्स लेबनिज नोटेशन, लेबनिज नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने नोटेशन दी थी। तो एक तो है लेबनिज नोटेशन, तो जनरली हम लेबनिज नोटेशन का ही यूज करेंगे 11th और 12th में। जब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लैग्रेंज नोटेशन भी देखने को मिल जाएगी, फिर आपको हो सकता है न्यूटन्स नोटेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको जो है ये तीनों ही नोटेशन बता देता हूं कि कैसे हम नोटेशन देते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं y और x, तो इनकी जो है डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, dy बाय dx। कैसे लिखेंगे? dy बाय dx। तो अब ये क्या है, देखिए ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y और x क्या है? दोनों ही वेरिएबल हैं। क्या है मतलब? दोनों ही वेरिएबल है। और जो y है ना, y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y है डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है? x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मींस y किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा? x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा y। हमने पढ़ा था ना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो y है वो डिपेंडेंट है, मींस वो निर्भर है किसके ऊपर? x की वैल्यू के ऊपर। तो ये x जो है ये इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं, और न्यूमरेटर में हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब देखिए लैग्रेंज नोटेशन कैसे होती है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे? f प्राइम ऑफ x से। तो जो ये f प्राइम, ये डैश लगा रखा है, इसको बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम। तो ये क्या है? प्राइम है। तो मैं डेरिवेटिव इसका कैसे लिखेंगे? f प्राइम ऑफ x। तो ये कौन सी नोटेशन है? ये नोटेशन है लैग्रेंज की। हायर क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगी। न्यूटन की नोटेशन देखिए, अगर ये डेरिवेटिव लेबनिज का है, ये लैग्रेंज का, तो न्यूटन की जो नोटेशन होती है उसमें हम इसको लिख देंगे y डॉट, डॉट से लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है तो सिंगल डॉट लगा देंगे, सेकंड ऑर्डर है तो डबल डॉट लगा देंगे। तो 2 डॉट से हम इसको डिनोट कर देंगे। तो ये 3 टाइप की नोटेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो हम यूज करेंगे कौन सी नोटेशन को? लेबनिज नोटेशन को, ठीक है। तो ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया है कि हम इसको इस टाइप से भी यूज कर लेते हैं। अगर कहीं आपको बुक में देखने को मिल जाए तो घबराना मत कि ये क्या चीज है, डेरिवेटिव ही है, जस्ट उसकी नोटेशन है। तो अब देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि डेरिवेटिव का आखिर यूज क्या है। जस्ट हमने एक बार पढ़ तो लिया कि स्लोप बताएगा, बट इससे प्रूव हो जाएगा कि वाकई में क्या बताता है? स्लोप बताता है। तो चलिए एक बार हम कर लेते हैं, मैथमेटिकली बता रहा हूं आपको एक बार, फिर हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है, y फंक्शन है किसका? x का। अब बोलोगे सर ये y फंक्शन है x का, इसका क्या मतलब है? तो देखिए मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमने इसको ही हमने लिख दिया fx। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, fx एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, मींस x की टर्म में वैल्यू होगी हमारे पास। तो हमने क्या मान लिया कि y क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन है किसका? x का। तो अब हम मान रहे हैं कि x के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा x से। अब देखिए अगर x के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है तो सिमिलरली y के अंदर भी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा ना।
तो हमने इनको क्या बोल दिया, स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है x के अंदर और y के अंदर। अब देखिए अगर y को मैं इस फॉर्म में लिखूं तो y प्लस डेल्टा y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर x में इंक्रीमेंट हुआ है तो y में भी तो इंक्रीमेंट होगा, तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पर। अब देखिए डेल्टा y को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा y को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं राइट हैंड साइड, तो हम क्या करते हैं इस y को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड किसका था, प्लस का था, राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, f x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू क्या है fx, तो इसको हमने लिख दिया fx। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हम डेल्टा x से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इस साइड क्या होगा, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, और इसको हम क्या लिखेंगे, इस साइड डिवाइड करेंगे तो f x प्लस डेल्टा x माइनस f x डिवाइड बाय डेल्टा x। तो जो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एवरेज रेट है। ये क्या है, ये हमारे पास एवरेज रेट है, तो एवरेज रेट की वैल्यू आई है। अब देखिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, हमने कहा ना इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए हमें, तो डेरिवेटिव फंक्शन क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट बताता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेल्टा x टेंड्स टू 0 मींस जो ये चेंज होगा बहुत कम होगा। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वो बहुत ही कम हुआ है, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है, और नियरली इक्वल टू 0 आप बोल सकते हो इसको। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f x डिवाइड बाय डेल्टा x। तो जो ये टर्म है ना बच्चों, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dy by dx से। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये है डेरिवेटिव, तो हम इसको लिख देंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f x डिवाइड बाय डेल्टा x। तो ये हो गया डेरिवेटिव की मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा यूज कैसे करेंगे। हालांकि जो है इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, जब हम थ्योरी करेंगे और उसमें जब हमें डेरिवेटिव की जरूरत होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। जस्ट ये फॉर्मूला हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डेरिवेटिव फंक्शन होता क्या है, कैसे हम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, हमने कोई फंक्शन लिया था, फिर हमने माना कि डेल्टा x क्या हुआ है, स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ वैल्यू के अंदर जो है स्मॉल इंक्रीमेंट है। अगर x में इंक्रीमेंट हुआ है तो y में भी ऑब्वियस सी बात इंक्रीमेंट ही होगा। तो y प्लस डेल्टा y को कैसे लिखेंगे, f x प्लस डेल्टा x के टर्म में लिखेंगे, और डेल्टा y को कैसे लिखेंगे, y को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, फिर हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से डेल्टा x से। अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, मींस डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो अब इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं dy by dx से। तो dy by dx को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कैसे करना है। अगर इस मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी होता है मेथड, हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। फॉर्मूलेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उन फॉर्मूलाज का हम यूज करके क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे किसी फंक्शन के लिए। तो देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले का यूज करना आ जाए। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, y फंक्शन है, मान लेते हैं x स्क्वायर का। तो अब आपको फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, f x प्लस डेल्टा x की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अगर डेल्टा x के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है x के अंदर, तो y के अंदर भी तो क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा। तो y के अंदर भी क्या होगा, सेम स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। तो अब देखिए y इसके इक्वल है, तो डेल्टा y किसके इक्वल होगा, डेल्टा y किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स,
डेल्टा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए y प्लस डेल्टा वाई, इसको हम कैसे लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर लिख दें। अगर y प्लस डेल्टा वाई है तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स के स्क्वायर में। तो y प्लस डेल्टा वाई किसके इक्वल, ओपन कीजिए स्कोर को, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू में x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू एक्स। अब इस y टर्म को हम इस साइड लेकर आते हैं, तो देखिए इस y को हम यहाँ पर ले आए राइट हैंड साइड, तो माइनस में आ जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दी। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची मेरे पास, y डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, y को हम राइट हैंड साइड लेकर गए, तो माइनस y आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, पुट करते ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड हमने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये स्क्वायर है, तो इसको भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस जो हमने जैसे अभी तक किया था ना, वैसे ही प्रोसेस किया है, इसमें ज्यादा हमने चेंज नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बची स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। इतनी वैल्यू बच गई। अब देखिए डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो हम लिमिट लगाएंगे ना, लिमिट में क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मींस जो इंक्रीमेंट होगा ना हमारा वो क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स की जगह हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। तो डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं और इस वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं ना, इस वैल्यू को हमने जिक्र किया था। और यहाँ पर डेल्टा एक्स को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2x। क्या हो जाएगी 2x। तो ये क्या है, स्लोप है, ये इक्वेशन का क्या है, स्लोप है। x की वैल्यू पुट करते जाओ, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x जहां पर 1 है तो वहां पर स्लोप क्या होगा, 2 होगा। x की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा। तो इस स्लोप को बताता है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया। तो देखिए जब भी हम डेरिवेशन करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, मान लीजिए यहाँ पर x क्यूब होता, तो यहाँ पर क्यूब में ओपन होता है, x की पावर 4 होती, तो x की पावर 4 में हमें ओपन करना पड़ता। तो जो ये मेथड है ये क्या हो जाता, इस मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी मेथड हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, और उस फॉर्मूला में हम डायरेक्ट जो है यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और डेरिवेटिव फंक्शन। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको मेथड समझाने के लिए किया है, आपको इस मेथड का यूज नहीं करना है, जस्ट आपको जो है ये देखना है कि डेरिवेटिव फंक्शन निकालते कैसे हैं, जस्ट हमने ये बताया है। तो जो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे आपको वही यूज करना है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना लेंथी मेथड है, तो मेथड लेंथी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए यूज किया है, प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था ये जो हमने यूज किया है यहाँ पर। तो अब देखिए हमने कहा था डेरिवेटिव फंक्शन क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो अब देखिए कैसे बताता है, हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमने ले लिया पी, दूसरा क्यू। अब देखिए आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो सेम मेथड है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगेन हम क्या करेंगे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसको तो हम कह देते हैं x और इसको हम कह देते हैं x प्लस डेल्टा x, मींस x में स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया। सिमिलरली ये तो है y और ये क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दें तो डेल्टा x आएगी। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक y एक्सिस में इंक्रीमेंट कितना होगा, डेल्टा y का। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, PQ को हम ज्वाइन कर लेते हैं और ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा। क्या एंगल मान लेते हैं, अल्फा एंगल मान लेते हैं। तो अब मैं कहूँ इसका स्लोप निकालिए, तो जैसे स्ट्रेट लाइन का निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। क्यों,
क्योंकि हमने जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इसको मैं डी कह देता हूं, तो एक आपको पी डी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो इसलिए आप इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। और स्लोप क्या आएगा इस इक्वेशन का, टेंजेंट अल्फा से डिनोट करेंगे क्यू डी डिवाइड बाय पी डी। तो स्लोप क्या आएगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यही तो स्लोप होएगा इसका। टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो स्लोप आया है ये एक एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं है। दो पॉइंट है हमारे पास पी और क्यू, तो उन पॉइंट के बीच में हमने वैल्यूज ली हैं, मींस हमारे पास एक रेंज है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। अगर देखिए स्टूडेंट्स मैं कहूं कि इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस को आप घटाते जाएं, इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस को आप घटाते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पी और क्यू लगभग क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, मींस लगभग कोइंसाइड कर जाएंगे। तो उस टाइम पे जो टेंजेंट आएगा वो क्या देगा, इसकी स्लोप देगा पी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर क्या देगा, स्लोप की वैल्यू देगा। देखिए समझते हैं, मान लीजिए इसको देखिए क्यू, अब मान लो हम यहां पर ले आए क्यू, तो अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी लाइन हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। क्यू अगर ये होगा तो अब देखिए ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्यू अगर यहाँ पर होगा तो ये वैल्यू बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। तो एक हमारे पास लाइन आएगी, एक लाइन आएगी जो क्या देगी, पी पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू देगी। क्या देगी बच्चों, पी पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू देगी। इसका मतलब अगर हमें इसको, इस डिस्टेंस को हम क्या कर दें, बहुत कम कर दें, मींस डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब यही तो हुआ कि डेल्टा एक्स क्या हो, टेंड्स टू जीरो, मींस जो ये डिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर हो, तो क्यू पॉइंट कहां पर आ जाएगा, पी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारे पास पी पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, स्लोप आएगा, वो किसकी वैल्यू देगा, इस कर्व के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर फंक्शन के स्लोप की वैल्यू देगा। तो अब देखिए हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू देगा, ये हमारे पास हम डिनोट कर देते हैं, फाइनल जो यहाँ पर एंगल बनाएगी कर्व, हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाएगी, जब क्यू पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा, ये स्लोप होगा, ये क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू हमें देगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि किस पॉइंट के ऊपर हमें जो है, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें वैल्यू निकालनी है स्लोप की, तो हम किसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कर्व है, अगर आपको बोल दें कि इस कर्व के ऊपर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का। तो ये पी पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इस पी पॉइंट के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है तो डेरिवेटिव कर देंगे पॉइंट के लिए, हम पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कुछ है तो भी निकाल सकते हैं, मींस हर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले स्ट्रेट लाइन थी, 2 पॉइंट थे, हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, बट अगर सिंगल पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो हम जो इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते, फिर हमें यूज करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का। तो अब देखिए यहां तक जो हमने किया, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी के अंदर हम इसको ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं। एक दो जगह जो है स्लोप निकालना आएगा, तो स्लोप तो आपको फिर निकालना आता ही है। अब जो हम करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी तक तो अगर समझ में नहीं आया तो कोशिश जरूर करो, एक बार लेक्चर को दोबारा देखो, समझ में नहीं आया तो। अगर फिर भी नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो अब आगे वाला पार्ट है ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव किया था फंक्शन का, लेंथी मेथड था, मैंने कहा कि लेंथी मेथड है, शॉर्ट मेथड से हम करेंगे तो कुछ फॉर्मूलाज हैं, जो इन फॉर्मूलाज के आधार पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसी फंक्शन का। तो ये फॉर्मूला है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी में आपकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा डिफरेंशिएशन की, और उस प्रैक्टिस को करने के बाद आई थिंक आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माइंड से क्लियर नहीं होगा, वैसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला की बात करते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम मान लेते हैं c है हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है c है, मान लेते हैं ये क्या है, c है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव बच्चों हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा, हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लो, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको कह दूं 2 है, कोई नंबर 2 है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
0 होगा। अगर मैं कह दूं 3 है तो 3 का डेरिवेटिव करो 0 हो जाएगा। 4 है 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमेशा ही 0 होगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, चलो मैं आपको उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि हम कांस्टेंट किस फंक्शन को लें कैसे लें। तो यहाँ पर ये वैल्यूज तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे वैल्यूज कांस्टेंट है। जैसे जो हमारे पास रियल नंबर्स हो क्या है कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो एक तो ये फॉर्मूला होगा जो आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक, फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास, अब कांस्टेंट टर्म नहीं है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है और इसकी पावर n है, इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स n है। इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे, पहले हम पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, पहले हम पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे जो वेरिएबल है उसमें से उसकी पावर में से एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके पावर में से क्या करेंगे वन वैल्यू को घटा देंगे। तो हम डायरेक्टली हम ऐसे डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं बताऊंगा। पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे हमने पहले किया था वही मैंने एग्जांपल ले लिया। अब आपको बोला गया है इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो। कैसे निकालोगे, पावर को आगे लेके आओगे, मल्टीप्लाई में ले आए, कितनी थी 2। अब देखिए 2 में से क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कर दीजिए, तो वैल्यू क्या बची 2 into x। तो डायरेक्ट हम आंसर पर पहुंच गए ना, हमने पहले जो है कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया था डेरिवेटिव यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसके जो है वैल्यू आ गई dy by dx की, कितनी वैल्यू आई है 2x। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे लिए इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन होती है ना इस टाइप की। तो इसका मतलब क्या है कि जो dy by dx हमने निकाला है ये क्या है स्लोप है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्लोप। जैसे मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो पैराबोला का कुछ इस टाइप से कर्व बनेगी, ठीक है, इस टाइप से कर्व बनेगी। तो जो x की वैल्यू मान लो 1 ये है, x की वैल्यू 1 2 3 इस टाइप से x की वैल्यूज हैं। तो देखिए 1 वैल्यू है तो स्लोप क्या आएगा 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x। x की वैल्यू 1 लोगे तो मान लो किसी पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू, 2 लोगे तो कोई ये है, मींस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बताता है dy by dx, यानी डेरिवेटिव करते हैं स्लोप की वैल्यू हमें इससे मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने कहा x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो अब मान लीजिए कि y इज इक्वल टू x3 है और आपको बोले किसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy by dx डेरिवेटिव निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पावर को क्या करेंगे आगे लेकर आएंगे। अब देखिए जो पावर है उसमें से क्या कर दें एक घटा दें, तो वैल्यू क्या बची 3x², क्या बची 3x²। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 3x²। इतनी बात समझ में आ गई। अगर देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x4, x की पावर 4। अब मैं कहूं आपको डेरिवेटिव करना है बट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, बट y तो फंक्शन है x का, टाइम का तो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है वो तो यहाँ पर वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, मींस t तो इसके मल्टीप्लाई में है ही नहीं। तो इसको क्या मानोगे, इसको कांस्टेंट मानोगे। क्या मानोगे, इसको कांस्टेंट मानोगे। मींस जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फंक्शन कैसा माना जाएगा कांस्टेंट माना जाएगा। कैसा माना जाएगा कांस्टेंट माना जाएगा। तो t तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अगर बाय द वे यहाँ पर t प्रेजेंट होता, मान ले मल्टीप्लाई में होता इस टाइप से, तो इसका डेरिवेटिव करते तो कैसे करते, x4 क्या है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होता है इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर क्या है 1, तो पावर 1 ले आए, तो 1 में से 1 घटा देते हैं, पावर में से घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0, तो t की पावर 0 क्या होगा 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता x⁴ उस केस में। ठीक है, तो हमें ये जरूर चेक करना है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये बहुत जरूरी है चेक करना। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि अगर आपके पास n पावर में है कोई वेरिएबल तो पावर को पहले मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, बाद में क्या करना है पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखिए थर्ड फॉर्मूले की हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल प्लस में हो, किसमें हो प्लस में हो और माइनस में हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उस केस में हम क्या करेंगे देखिए
मान लीजिए थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, y कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये है हमारे पास। तो आपको कहता है कि इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव प्लस में, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस में, फिर डेरिवेटिव कर देते हैं किसका, 2x का। तो दोनों का हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं अलग अलग। तो वैल्यू किसकी मिल जाएगी हमें, इसके टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू आएगी 2x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, इसका डेरिवेटिव हम अलग अलग से कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर y कोई फंक्शन है हमारे पास u और v के इक्वल है, u किसका फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है x का, जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसको हम क्या कह देते हैं u, इसको हम कह देते हैं v। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला कि इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, du by dx प्लस dv by dx। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा अगर एडिशन में है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। u और v क्या है बच्चों, यहाँ पर फंक्शन है किसके, x के, किसके फंक्शन है, x के। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए अगर यही मेरे पास मेथड होता u माइनस v में होता तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, साइन का चेंज हो जाएगा। dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा, du by dx माइनस dv by dx। मींस जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, बाकी वही है। इनका सेपरेट हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, जो किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू, मान लीजिए कोई और टर्म है हमारे पास जो किसमें है, मल्टीप्लाई में है, x इंटू टी कह लीजिए आप। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, पहले एक टर्म का हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो x को कांस्टेंट मान लिया, हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, t का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम क्या करते हैं, जिसको कांस्टेंट माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे टर्म को कांस्टेंट मान लेंगे, तो t को कांस्टेंट मान लिया, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, इसका कर देंगे। बात समझ में आ गई। मींस इसमें हम ये करते हैं स्टूडेंट्स, मान लो u ये फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है, v भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, dy by dx करेंगे। तो एक बार तो हम u को कांस्टेंट मान लेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, v को कांस्टेंट मान लेंगे, u का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास u into v। तो इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, थ्योरी के अंदर ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए डिवाइड में हो तो क्या होगा, अगर y आपके फंक्शन है आपके पास v डिवाइड बाई u, सॉरी u डिवाइड बाई v, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है, देखिए v है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, किसका डेरिवेशन करेंगे, u का विद रिस्पेक्ट टू x। साइन कैसा आएगा, माइनस। अब देखिए हमने u का तो डेरिवेटिव कर दिया, अब हम क्या करेंगे, u को तो कांस्टेंट मान लेंगे, v का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिवाइड में v स्क्वायर। तो अगर हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उस केस में हमारे पास हो जाएगा। अगर किसकी फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, तो हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में इन दो फॉर्मूला का यूज है, अदरवाइज ज्यादा यूज नहीं है। इसको जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है इसको काफी अच्छा प्रैक्टिस करेंगे जब उनके चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर ये आता है डिटेल में। तो अब देखिए हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है ना, साइन थीटा कोस थीटा, अगर ये है इस फॉर्म में है तो आपको ये फॉर्मूले जो है करवा रहा हूं ये आपको पता होने चाहिए। तो अब देखिए अगर मान लीजिए फंक्शन क्या हो, साइन एक्स हो, ठीक है, साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अगर फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं मैं, dy by dx। अगर फंक्शन कैसा है, साइन एक्स की फॉर्म में और एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अगर मान लीजिए कोस एक्स है, कोस एक्स है तो आपको बोल देंगे कोस एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। अगर कोस का डेरिवेटिव कर रहे हो तो माइनस साइन आएगा, और साइन एक्स का कर रहे हो तो क्या आएगा, प्लस कोस एक्स आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर आपको y इज इक्वल टू टेंजेंट x
टेंजेंट एक्स दे दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। किसका करना है डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मान लेते हैं फंक्शन हमारे पास क्या दे दिया, सीकेंट एक्स दे दिया और कहे कि सीकेंट एक्स का क्या करो डेरिवेटिव करो, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। इतनी बात समझ में आ गई, क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, पता होना चाहिए कि अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा कोस एक्स आएगा, कोस एक्स का करोगे तो माइनस साइन आएगा, साइन एक्स आएगा। अगर टेन एक्स का कर रहे हो तो क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और सीकेंट का कर रहे हो तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स आ जाएगा। दो फॉर्मूला बचते हैं। मान लीजिए y हमारे पास है कोट एक्स, क्या है कोट एक्स, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कोट एक्स का COT x, तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपके पास फंक्शन है कोसिकेंट एक्स, क्या है कोसिकेंट एक्स, तो फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस है कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये माइनस कहां पर लगेगा प्लस कहां पर लगेगा, इसको थोड़ा सा जो है याद करने का तरीका मैं बताता हूं। जो सी से शुरू होते हैं उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन माइनस आएगा। देखिए जैसे कोस है सी से शुरू हो रहा है, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ गया माइनस साइन एक्स आ गया, है ना। सिमिलरली कोट एक्स है, ये सी से शुरू हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या 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 वैल्यू आ गई कोसिकेंट स्क्वायर आ गई और माइनस में है। कोसिकेंट एक्स का करोगे तो भी माइनस में वैल्यू आई है। तो जितना ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू हो रहे हैं, सी अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो किस में वैल्यू आएगी माइनस में वैल्यू आएगी। तो जो आपको एक लर्न करने का मेथड मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि आपको माइनस और प्लस में जो है कैसे ये पता लगाना कि माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अगर एक्सपोनेंशियल की टर्म में हो और लॉगरिथम की टर्म में हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन अगर मान लीजिए फंक्शन क्या दे दिया y इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई x के, किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाई x के, फंक्शन डिवाइड में आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल की टर्म में है, किसकी फॉर्म में है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल पावर टू x, तो इसका आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा एक बार तो इसको आप u का u लिखेंगे, ठीक है, और फिर हमें मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना है जो टर्म यहाँ पर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल से करेंगे और अभी जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए y इज इक्वल टू EAX है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या होगा, पहले तो आप क्या करेंगे इस टर्म को u लिखेंगे एज इट इज लिख देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया a इंटू एक्सपोनेंशियल ax, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो जितने फॉर्मूलाज हमको पढ़ने थे स्टूडेंट्स वो हमने पढ़ लिए जितने हमारे यूज में आने थे। अब टाइम है एक्टिविटी करने का, और इस एक्टिविटी से हम क्या करेंगे परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज को जो है अप्लाई करेंगे। हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और उस नंबर्स के ऊपर हम जो ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उनको हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। और पेन कॉपी आप उठा लीजिए और मेरे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करना है एक्टिविटी ये है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपको कार्ड दिखाऊंगा, उस कार्ड के ऊपर कोई फंक्शन होगा y का फंक्शन होगा वो, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ y का फंक्शन है x की टर्म में है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये बात आप पहले ही नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको टर्म दिखाऊंगा और आपको उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखिए उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। मेरे पास कार्ड्स हैं कुछ, 1 बाय 1 में क्या करता हूँ कार्ड्स को दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी को। मेरे पास ये कार्ड है कुछ, तो मैं 1 बाय 1 क्या करता हूँ कार्ड को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कार्ड है हमारे पास जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2020, तो ये क्या है हमारा सन है जो चल रहा है 2020, ठीक है, जो कोरोना टाइम में चल रहा है 2020, तो ये सन है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो अब देखिए y क्या है हमारे पास 2020, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसी टर्म है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है फटाफट करो कॉपी में,
आंसर आ गया तो मैच कर लो। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑलवेज जीरो। तो इट इज अ कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती, 2021 होता, 2019 होता, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। सेकंड में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिए कार्ड है, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर है पाई क्यूब। पाई की वैल्यू है पाई की क्यूब में है, किसके टर्म में है? क्यूब में है। तो अब आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉपी उठाइए, डिफरेंशिएशन कीजिए। y इज इक्वल टू क्या है? पाई, और पावर में क्या है? 3। इसको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? dy बाई dx। तो आप डिफरेंशिएशन इसका करेंगे पाई क्यूब, तो क्या वैल्यू आएगी? कैसी वैल्यू है? टर्म कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा? जीरो। इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए तो सोल्व। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है x रेज़ टू पावर 5। क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? x रेज़ टू पावर 5। x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? हमें x की वैल्यू तो नहीं पता, पाई की वैल्यू तो पता थी हमें, है ना? पाई की वैल्यू तो हमें पता थी, बट यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें नहीं पता। x रेज़ टू पावर 5 है। तो अब देखिए इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए कैसे करेंगे? फॉर्मूला याद है? अप्लाई कीजिए। क्या किया था हमने? पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे। पावर कितनी है? 5। अब पावर में से क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ऐसे कर लोगे, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन इसका 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। तो अब देखिए नई दूसरी टर्म है हमारे पास, एक नया कार्ड है जिसके ऊपर क्या मेंशन है? e रेज़ टू पावर -2। e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल टर्म है, और किस टर्म में है ये? -2 में है। तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर -2। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? फटाफट देखिए, y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? e रेज़ टू पावर -2। डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? ये कांस्टेंट टर्म है कि वेरिएबल? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। क्यों है कांस्टेंट टर्म? अगर यहाँ पर x लगा होता, इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया होता, फिर इसका जीरो नहीं आता। उस केस में इसका जीरो नहीं आता इसका आंसर। उस केस में क्या आंसर आता? अगर यहाँ पर मान लीजिए y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -2x है, तो इसके केस में हम कैसे लिखते हैं? एक बार तो इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका? जो टर्म है हमारे पास, कौन सी टर्म है? -2x। तो इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एक बार एज इट इज, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, बाहर ले लेते हैं हम। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 हम बाहर ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन किसका होगा? x का। तो x बचा है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको हम बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से, इस साइन से बाहर ले लेते हैं। तो -2 कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर ले लिया। और x की पावर क्या है? 1, और x की पावर 1 है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? -2 एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर -2x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या होता? e रेज़ टू पावर -2x में होता। बट यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? अकेला -2 में है ना, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होएगा। क्या होएगा? जीरो होएगा। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम कि जो e रेज़ टू पावर -2 कांस्टेंट वैल्यू है, अगर बाय द वे नहीं मालूम, तो आप इसको जो है इसी मेथड से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मुझे नहीं मालूम कि e रेज़ टू पावर -2 मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे किस वैल्यू का? e रेज़ टू पावर -2 का, तो फॉर्मूला क्या है? एक बार इसको एज इट इज लिखेंगे हम, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर जो अपने को वैल्यू दे रखी है -2 इसका। तो देखिए यहाँ पर अब तो आपको मालूम ही है कि -2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे और ये किस में मल्टीप्लाई में है, तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो 0 इंटू e रेज़ टू पावर -2 क्या आएगी? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप करेंगे तो भी जीरो आएगा। अगर डायरेक्टली आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इस मेथड से करेंगे तो भी आपको जो है आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है एक्टिविटी के अंदर? नहीं आ रहा?
सारे डाउट्स डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं तो इससे ऑलमोस्ट डाउट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट को मैंने इंक्लूड किया है। वेरिएबल टर्म भी लिया है, ट्रिग्नोमेट्री भी लिया है, लॉगरिथम भी लिया है, एक्सपोनेंशियल भी लिया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 1 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए कार्ड ओपन होने के साथ। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 1 बाय x रेज़ टू पावर 4। तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, x रेज़ टू पावर 4 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले आए तो क्या हो जाएगा, टर्म माइनस में आ जाएगी, x रेज़ टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिए dy बाय dx, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x रेज़ टू पावर माइनस 4 का। फॉर्मूला वही है, पावर को आगे लेके आएंगे। पावर क्या है आपकी बार -4 है, तो पावर को हम मल्टीप्लाई में लेकर आए। अब पावर में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -5। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, -4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -5, या फिर आप इसको -5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -4 डिवाइड बाय एक्स रेज़ टू पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको फाइंड आउट कर लोगे, मुश्किल तो नहीं होगी। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको और कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4, तो 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 3 आप ले लीजिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर ले लीजिए। उसका आप जो डिफरेंशिएशन करके देखिए, पहले इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कार्ड नजर आ रहा है sin 3x, वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर sin 3x। तो अब देखिए sin 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, वैल्यूज को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। देखिए y किसके इक्वल है, sin 3x के इक्वल है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक डेरिवेटिव इसका कर भी दिया होगा और उसका आंसर क्या निकाला होगा, cos 3x। क्या निकाला होगा, cos 3x। तो देखिए ज्यादा एक्साइट मत होइएगा, ये आंसर क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों, मैंने कहा है कि यहाँ पर आपको ध्यान से वैल्यू को पढ़ना है। तो वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे sin 3x ना कि sin x। अगर sin x होती तो जनरली आपका आंसर ठीक होता है, cos x में आप डायरेक्ट कर चुके होते, वो तो मैंने फॉर्मूला करवाया ही है। तो प्रैक्टिस में इसके करवा रहा हूं मैं, फॉर्मूला तो आपको करवाया ही है। तो देखिए इस टाइप का अगर वैल्यू है आपके पास मल्टीप्लाई में है, कुछ एंगल के मल्टीप्लाई में है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप डेरिवेटिव करेंगे, पहले जो टर्म हमें गिवन है उसका, तो टर्म कौन सी है, sin 3x, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव किसके टर्म में होता है, cos के टर्म में, बिल्कुल। तो देखिए साइन का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, हम मल्टीप्लाई में जो टर्म हमारे पास गिवन है उसका भी तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पहले तो हमें इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ है तो उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो अब देखिए यहाँ पर sin 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x, बिल्कुल सही बात है। अब मल्टीप्लाई में क्या है, इसका डेरिवेशन करेंगे, तो अब इसका डेरिवेटिव 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए पावर है 1, तो 1 को आगे लेकर आएंगे, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 एक्स रेज़ टू पावर 0, और एक्स रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 3, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू cos 3x। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 3 इंटू cos 3x। समझ में आ गई। पहले हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना है, फिर अगर यहाँ पर कोई हमारे पास टर्म दे रखी है, मान लो 3x है, 4x है, 5x है, फिर उसका भी हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। समझ में आई बात। अब देखते हैं एक इसी टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पर आपको जो कार्ड नजर आ रहा है वो है cos स्क्वायर x। कैसा है, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का देखिए कैसे करना होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक टाइप के एग्जांपल करवाऊं यहाँ पे, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा एग्जांपल हो। cos स्क्वायर x, तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, अगर cos x होता तो क्या होता, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते, माइनस sin x आ जाता, बट यहाँ पर देखिए पावर में है। अगर पावर में है तो आप क्या करेंगे, पहले पावर का समाधान करेंगे। किसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले पावर का सॉल्यूशन करेंगे। तो पावर क्या है स्टूडेंट्स, 2, तो 2 को मल्टीप्लाई में ले आए, फिर cos। अब देखिए 2 में से पावर 1 को घटा देते हैं, 2 माइनस 1 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा पावर 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं cos x। अब देखिए पावर का हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन तो कर दिया, अब सॉल्यूशन करना है cos x का। किसका सॉल्यूशन करना है, cos x का। तो cos x को कैसे लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव करेंगे हम मल्टीप्लाई के अंदर,
तो डेरिवेटिव किसका कर दिया बच्चों, cos x का, ठीक है। तो 2 इंटू कोस एक्स, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस इन साइन x, तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 इंटू कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हो गया। समझ में आ गई बात। इसमें बिल्कुल सिंपल सा देखिए y इक्वल टू cos स्क्वायर x है, आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक टाइप से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पावर का समाधान करना है, तो पावर का समाधान करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos x, अब जो बीच में फंक्शन दे रखा है तो उसका भी डेरिवेटिव करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या आया माइनस साइन x, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर x क्यूब होता तो उस केस में क्या आता, पावर का समाधान करेंगे पहले तो 3 cos स्क्वायर x आ जाता और इनटू में माइनस साइन x आ जाता, cos x का करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता, तो यानी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में पावर गिवन है, पहले पावर को सोल्व करना है, आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिख देना है जस्ट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, और पावर में गिवन है तो आपको क्या करना था, यहाँ पर जस्ट पावर दे रखी है और पावर दे रखी है तो पहले पावर को सोल्व करेंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, इन कार्ड्स के अंदर जनरली हर एक प्रॉब्लम को टच किया है मैंने। नेक्स्ट है 10 इंटू 5x, तो देखिए 10 5x है यहाँ पर, सॉरी, तो 10 5x है, तो अब आपको क्या करना है, y हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू 10 5x, इसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया कि पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका अगर पावर में होते तो पावर को सोल्व करते, बट ये पावर में नहीं है, 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है तो देखिए 10 का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सेकंड स्क्वायर 5x। अब देखिए डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स किसका 5x का, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x का करोगे तो क्या हो जाएगा 5 आएगा डेरिवेटिव इसका, ओपन करके देखिएगा फॉर्मूला से, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 इंटू सेकंड स्क्वायर 5x क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड देखिए हमारे पास है a cos थीटा, क्या है वैल्यू a cos थीटा। तो अब देखिए हमने शुरू में बताया था कि आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और वैल्यू क्या है यहाँ पर cos थीटा है, वैल्यू क्या है cos थीटा। अगर मैं कहूँ कि इसका डेरिवेटिव करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वैल्यू देखते ही कर भी दिया होगा, सर इसका डेरिवेटिव तो आया है माइनस a sin थीटा, ऐसा है क्या, कितने बच्चों का आया है कमेंट कीजिए। तो ये क्या है गलत है, क्या है गलत है, क्यों गलत है, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है फंक्शन थीटा का, किसका फंक्शन है थीटा का, तो ये टर्म क्या हो जाएगी कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म हो गई ना, क्योंकि x जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो मल्टीप्लाई में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो dy बाई dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी जीरो, क्या आ जाएगी जीरो। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप से पूछा होता dy बाई डी थीटा निकालना होता तो उस केस में आप ठीक होते, तो उस केस में आंसर ये सही होता जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट x तो अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो टर्म को क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो इसलिए मैंने ये जो है क्वेश्चन दिया है, यही बात समझाने के लिए कि आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो टर्म हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म ही नहीं थी, अगर टर्म नहीं थी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट टर्म मानेंगे। अब देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या है टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सर आपके क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहे देखिए ऐसा है, प्रैक्टिस करते हैं इसको जितने ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था u प्लस वी वाले फॉर्मूले से, पहले क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, सेपरेटली हमने क्या कर दिया फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं किया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से एक घटाएंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन पावर को आगे लेकर आएंगे, पावर में से एक घटाएंगे। तो अब देखिए एक घटाने के बाद 2 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, x की पावर 1 हो गई। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 0, और x रेज़ टू पावर 0 क्या होगी 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया स्टूडेंट्स 2x प्लस 3, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। देखिए प्रैक्टिस करने में ना तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, प्रैक्टिस करने के बाद जस्ट आप इसको देखते ही बता दोगे 2x प्लस 3 होगा इसका। अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेते हैं इतना आपको करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बार मुश्किल लग रहा होगा बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान आपको लगने लगेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है।
तो अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास sin x डिवाइड बाय cos x। क्या है? sin x डिवाइड बाय cos x। तो बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। दो तरीके हैं इसके, sin x डिवाइड बाय cos x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan x ही तो लिख सकते हैं, और tan x का फॉर्मूला आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बिल्कुल आसान सा था। अगर कई बच्चों का माइंड चल रहा है कि सर ये तो u डिवाइड बाई v वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है, u डिवाइड बाई v वाला फॉर्मूला है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते थे? हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो v है उसको u का u लिखते थे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? u का, माइनस है u को u का u रखे यहाँ पे, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? v का डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इस पर। तो देखिए अगर आंसर मैच करते हैं तो सही कर रहे हैं, अदरवाइज हम गलत कर रहे हैं फॉर्मूले को। तो v क्या है हमारे पास? v तो है cos x। डिफरेंशिएशन किसका करना है? sin x का, और sin x का क्या होता है? cos x माइनस में। अब v u एज इट इज रखना है, तो u क्या है? sin x। तो sin x को तो एज इट इज रखेंगे। v क्या है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। क्या होगा? माइनस sin x। डिवाइड में क्या है स्टूडेंट्स? डिवाइड में तो है v, और v की वैल्यू है cos x में, इनसे cos स्क्वायर x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। तो ऊपर वैल्यू क्या है? cos स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ये वैल्यू आ गई। और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब देखिए ये क्या है? डिवाइड में cos स्क्वायर x। तो अब देखिए 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x नहीं होता? बिल्कुल। तो दोनों मेथड से आंसर हमारा मैच कर रहा है, सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको वो मेथड माइंड में नहीं आया तो आप इस मेथड पे कर लीजिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, u डिवाइड बाय v हो तो क्या करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई करके भी बता दिया। तो नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए नेक्स्ट कार्ड है x स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ। तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जे इंटू एफ। इसका आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ वो वेरिएबल होगा, उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी को हम कांस्टेंट टर्म मानेंगे। तो g और f यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो आप डेरिवेटिव करेंगे इस होल टर्म का, तो एक्स स्क्वायर इंटू जे इंटू एफ, ठीक है। तो अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लेंगे। डेरिवेटिव किसका होगा? एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव बहुत बार कर दिया। कितना आया है? 2x। तो आंसर क्या आ गया? 2x जे एफ। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जस्ट ये मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करना, बाकी को हम कांस्टेंट टर्म मानेंगे। तो अगर मान लीजिए जी के रिस्पेक्ट में करना होता तो एक्स स्क्वायर और एफ को कांस्टेंट मानते, अगर एफ के रिस्पेक्ट में करना होता तो एक्स स्क्वायर जी को कांस्टेंट मान लेते, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है सिर्फ उसी का डेरिवेटिव करना है, बाकी को कांस्टेंट मान लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 4x स्क्वायर टी। क्या है? 4x स्क्वायर टी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर टी। तो कॉपी पेन निकालिए, फटाफट कीजिए, एज इट इज जैसा ही है। आपको करना है dy बाई dx। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर t को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे या डिफरेंशिएशन करोगे? कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। और कांस्टेंट मानेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? dy dx किसका करना है? फिर x स्क्वायर का ही करना है। 4t तो कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। आंसर क्या हो गया? 8 इंटू एक्स टी। क्या हो गया? 8x टी। तो ये इसका आंसर हो गया। कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 4x प्लस 2 एंड 5x स्क्वायर प्लस 4। क्या है? 4x प्लस 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला इस पर कौन सा अप्लाई करेंगे? u इंटू वी वाला मल्टीप्लाई में है ना दो टर्म हमारे पास, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास टर्म क्या है स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। तो ये है। अब इसका क्या करना है? dy बाई dx डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसको तो u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो हमने कहा कि एक बार तो u को एज इट इज रखेंगे और किसका
डिफरेंशिएशन करेंगे v का विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार v को एज इट इज रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल इजी है। तो एक बार तो u को आप एज इट इज रख लीजिए, डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है v का, और v की वैल्यू क्या है 5x² + 4, राइट। अब देखिए एक बार 5x² + 4 को एज इट इज रख लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे किस टर्म का, जो u वाली टर्म, और u क्या है 4x + 2, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए 4x + 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो 2 पावर को आगे लेके आओगे, 2 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 5 के साथ तो ये हो जाएगा 10 × x। 4 का डिफरेंशिएशन क्या करोगे 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 आएगा, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स आ गया 10x। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 5x² + 4 डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 होएगा, तो अब आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 40x² + 20x + 4 5 20x² + 16। तो अब देखिए x² वाली टर्म को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60x² + 20x + 16। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। जस्ट आपको ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया था कि आप u × v वाले फॉर्मूले को समझ जाएं, उसको कैसे अप्लाई करना है न्यूज ऑन ले, ठीक है। तो एक बार u को एज इट इज करेंगे, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर हम जिस टर्म का डिफरेंशिएशन किया है उसको एज इट इज रखना है, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट इसमें प्रैक्टिस इंक्लूड है, तो इस लेक्चर का जो है बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि थ्योरी आप करेंगे आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है a × ax, तो ये मैंने करवा दिया है, फिर भी देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल टर्म में है तो फॉर्मूला क्या था dy/dx करना है, तो एक बार तो इसको एज इट इज रखना होता है एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो पावर में है, और पावर में टर्म क्या है ax, तो देखिए हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है x के, तो a को क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, तो a को तो कांस्टेंट मानेंगे, और डिफरेंशिएशन क्या है x का ही करेंगे ना, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो a × 1, तो a × 1 तो a ही रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स dy/dx करोगे तो a × a एक्सपोनेंशियल ax, तो a × एक्सपोनेंशियल ax क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं, x × sin x, क्या है x × sin x। तो इस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है कि अगेन u × v वाला फॉर्मूला है y = x × sin x। तो देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं। u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन, अब v को एज इट इज रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब देखिए u क्या है x, डिफरेंशिएशन करना है किसका sin x का जी। अब देखिए sin x को यूं का यूं रखते हैं, डिफरेंशिएशन किसका होगा x का। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन j cos x, अब देखिए sin x और x का क्या होगा × 1, तो आंसर क्या हो जाएगा x × cos x + sin x। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और आप इजीली डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है ना, जस्ट आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और प्रैक्टिस करेंगे, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इतने ही प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप अपनी मर्जी से और क्वेश्चन इतने क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए हैं, 2020 वापस आ गया है यहाँ पर, तो हम वापस प्रेजेंट में आ गए हैं। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो हमने सीखा कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या काम आता है, और हम फॉर्मूलाज के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, कि इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, क्या काम आता है, और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।